So yesterday we have completed the theory and all sections of exemption in relation to capital gain. Now today we will going to solve the examples or sums of capital gain. So examples we will solve. So there are three examples that we are supposed to solve today in today's lecture. And today, after completion of these three sums, our chapter capital gain will get over. Okay. So let us start with the example. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us start. So here I will share this file to you after the lecture, but I hope that you can read this properly. Let me enlarge to some extent. Yes. So this is the example. Mr. Raj, a resident individual, he purchased a house property in Vadodara on 15 July 2011 for rupees 4 crore. Okay, 40 lakhs, sorry, 40 lakhs. Okay, he has purchased the property for rupees 40 lakhs. The cost of acquisition of property as on 15th July 2011 was 40 lakhs. तो इसने वो प्रॉपर्टी 40 लाख में खरीदी थी 2011 में. ठीक है. सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसने क्या किया? सब्सिक्वेंटली ही हैज इनकर्ड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. उसने उस पर कुछ खर्चा किया और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 15-16 में उसने कुछ खर्चा किया टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल रूम एंड फर्दर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ 70,000. उसने 15-16 के अंदर एक रूम बनाने के लिए 5 लाख का खर्चा किया और उसके बाद उसने दूसरा कॉस्ट भी किया है 7 लाख का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 टुवर्ड्स द मेजर रिनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने 2 बार खर्चा किया. 40 लाख का प्रॉपर्टी लिया, 15-16 में एक रूम बनाया उसने और 20-21 के अंदर उसने क्या किया? उसने 7 लाख का खर्चा करके फिर से प्रॉपर्टी को रिनोवेट. Now, during the previous year, what is happening? The property was sold on 10th May 2024 for consideration of rupees 1 crore 60 lakhs. Now, in connection with the transfer, Mr. Raj has incurred the expenses such as brokerage and legal fees amounting rupees 2 lakh. Now, out of this sale proceeds, he purchased a new residential house in Ahmedabad on 15th March 2025 for rupees 55 lakh. See, for the purpose of indexation, the relevant cost of inflation index CII 2001 को बेस ईयर लेके नोटिफाई किया हुआ आपको इंडेक्स के जो CII है अलग अलग ईयर की वो आपको दे रखी है कि 11-12 की CII 184 थी. ओके. देन 15-16 की CII कितनी है? 254 आपको दिया है और 2021 का 301 CII है. हमारा ये प्रीवियस है उसकी CII कितनी है? 363. तो अलग अलग ईयर की आपको CII दे रखी है. Now what is asked to you? Then compute the long-term capital gain before exemption. Then compute the exemption under section 54 and compute the taxable capital gain and tax liability
फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। देखो यहाँ पे ये आपको सम पूछा है, ये सिर्फ आपको ऐसा एग्जाम में नहीं दिया होगा नोट, ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आए इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया, एग्जाम में ऐसा नोट नहीं दिया हो ना। ये सम है, आपको क्या सम है, एक घर है, उसने 2011-12 में बाई किया है, उसके बाद ये घर में उसने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, फिर थोड़ा रिनोवेशन किया, उसके बाद उसने घर बेच दिया और फिर एक नया घर भी उसने खरीदा। बोला कि इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। उसने नया घर खरीदा है तो 54 का एग्जाम्पशन उसको मिल रहा है, तो कैलकुलेट करो और उसका टैक्स भी कैलकुलेट करो। ओके, तो सबसे पहले see whenever we solve this kind of example, what we have to check first, whether this asset is a long term or short term। ये जो asset है, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, में डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि whether this asset is a long term capital asset और it is a शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये असेट इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे यहाँ असेट जो बेच रहे हैं वो असेट कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। व्हाट इज द पीरियड, आप देखते हो कितना हो, 2 years, मतलब 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है तो असेट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म, और उससे कम है तो असेट इज ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म वो पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस एग्जाम्पल इट इज मेंशन्ड, यदि असेट को आपने बाय किया था 2011 में और उसको सेल कब कर रहे हो, 10 मई 2024 में, मतलब करीबन आपने 14 साल की प्रॉपर्टी आपके पास रखी है, मतलब 2 साल से तो ज्यादा ही है, तो असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी इस पे कैपिटल गेन अगर मुझे गिनना है तो हाउ टू चेक whether the indexation is applicable or not। इसके लिए हम क्या देखते हैं, देखो लैंड और बिल्डिंग के केस में कि अगर सेल, डेट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ परचेज दोनों अगर 23 जुलाई 2024 से पहले है तो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा और टैक्स रेट कितना होगा, 20%। अगर ये दोनों डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल्स, अगर ये दोनों डेट 23 जुलाई 2024 के बाद है तो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा और टैक्स रेट विल बी 12.5%। और अगर ऐसा है कि भाई डेट ऑफ परचेज इज बिफोर 23 जुलाई और डेट ऑफ सेल इज आफ्टर 23 जुलाई, तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके से इंडेक्सेशन अप्लाई करके भी टैक्स कैलकुलेट करो, इंडेक्सेशन अप्लाई ना करके भी टैक्स कैलकुलेट करो, और द ऑप्शन विच इज बेटर दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज द वे। नाउ इन गिवन केस यू कैन सी the property is purchased by you on 15th July 2011, मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले आपने बाय किया है, और when you are selling on 10th May 2024, ये तारीख को आप बेच रहे हो, मतलब यू कैन सी दोनों डेट, परचेज की डेट और सेल की डेट दोनों 23 जुलाई 2024 से पहले ही हम या ओके, यहाँ कंपल्सरी इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, देखो यहाँ पे लिखा है द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज एज ऑन 10th May 2024 and falls before 23rd July 2024, hence indexation benefit is available and long term capital gain is chargeable to tax at the rate 20%। 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो हम टैक्स कैपिटल गेन पहले कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने ये असेट कितने में बेची है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 1,60,00,000। तो ये हम पहले लिख देंगे। तो हम देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये हमने लिखा
ये 1,60,00,000। अभी इसमें से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर अगर कुछ है, ओके, इफ देयर इज एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसफर, सो दैट वी विल गोइंग टू डिडक्ट। तो यहाँ देखो, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल इट इज मेंशन दैट इन ऑर्डर टू सेल दिस प्रॉपर्टी ही हैज इनकर्ड द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ब्रोकरेज एंड लीगल फीस फॉर रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख इज द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, सो दैट वी विल गोइंग टू डिडक्ट। तो हमने यहाँ से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर हमने डिडक्ट कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर इज डिडक्टेड। तो 1,60,00,000 में से ये 2 लाख चले गए, तो माय नेट कंसिडरेशन इज हाउ मच? 1,58,00,000। 1,58,00,000 मेरा क्या आ गया? नेट कंसिडरेशन। तो यहां से दो चीजें आपको लेस करनी है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है, तो हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे। तो यू कैन सी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, कि भाई आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मल्टीप्लाई बाय वी टेक CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII लेते हैं डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके, तो देखो यहां आपको CII भी दिया हुआ ही है सम में, कि भाई आपने जिस दिन एक्वायर किया 11-12 में, वो साल का CII कितना है? 184। और जो साल में आपने बेचा 24-25 में, यू आर सेलिंग इन द ईयर 24-25, उसका CII कितना है? 363। और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? तो 40 लाख। तो वी विल कैलकुलेट इन दिस वे, यू कैन सी द CII। यहाँ मैंने ये टेबल वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है। तो आपने एक्वायर किया 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई कौन से ईयर में आता है? 15 जुलाई आता है इन द फाइनेंशियल ईयर 11-12। तब 11-12 का मुझे CII लेना है, और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? तो 40 लाख, हमने 40 लाख ये लिया। तो 11-12 का CII कितना? 184। CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर इज हाउ मच? 363, ये हमने लिया। नाउ हमें फॉर्मूला में रखेंगे, 40 लाख इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर दैट इज 24-25, उसका 363 किया और डिवाइडेड बाय 184 किया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें जो ये पॉइंट में आंसर आता था, इसीलिए मैंने राउंड ऑफ करके अप्रोक्स लिखा है, अप्रोक्स लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आया? 78,91,304। तो यहां से मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां से लेस करूंगा, तो आई हैव डिडक्टेड द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ रहा है यहां तक? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अभी देखो मैंने ये 1,58 लाख मेरा नेट कंसिडरेशन था, उसमें से हमने ये लेस कर दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपके पास बैलेंस फिगर बचा ये 79,08,666 अभी इसमें से अभी और दो खर्चे मुझे लेस करने हैं, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपने 2 बार इंप्रूवमेंट किया है, ये प्रॉपर्टी का 2 बार इंप्रूवमेंट किया। पहले तो क्या किया आपने? 15-16 में घर के ऊपर एक नया एडिशनल रूम बनवाया। तो आपने नेचर ऑफ इंप्रूवमेंट क्या किया? तो एक नया रूम बनवाया। कौन से साल में बनाया? तो कि इन दी फाइनेंशियल ईयर 15-16। उसके लिए कितना खर्चा किया है आपने? 5 लाख। अभी आपको क्या करना है, देखो ये इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके,
तो देखो ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का CIR ये फॉर्मूला हमें लेना है। द सेम फॉर्मूला वी हैव यूज हियर कि भाई देखो CII 15-16 में आपने इंप्रूवमेंट किया तो वो साल का आपको CII दिया हुआ है सम के अंदर, ठीक है, कि 15-16 का CII आपको दिया है 254 और ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII कितना है 363। तो हमने ये दिया और 5 लाख का इंप्रूवमेंट है, उसको मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर CII डिवाइडेड बाय द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का CII। ऐसा करने से मुझे जो फिगर मिली दैट इज 7,14,567, ये मेरा पहला इंप्रूवमेंट। आपने फिर उसके बाद मेजर रिनोवेशन भी कराया, कौन से साल में कि आपने मेजर रिनोवेशन किया 20-21 के साल, ओके। तो 20-21 के साल में आपने मेजर रिनोवेशन करवाया है और उसके लिए आपने 7 लाख खर्चा किया, ओके। तो यह 20-21 का आपका CII कितना था 301 और करंट ईयर का CII कितना है 363। तो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला एंड वी हैव फाइंड आउट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब हमने 2 बार इंप्रूवमेंट किए और दोनों इंप्रूवमेंट हमने किए और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें लेना है। तो दोनों इंप्रूवमेंट मतलब ये 7,14,567 और 8,44,186 दोनों इंप्रूवमेंट का हमने टोटल कर दिया। देखो पहला इंप्रूवमेंट का खर्चा इतना, दूसरे इंप्रूवमेंट का खर्चा इतना, टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरी कितनी हुई 15,58,753। वो हम हमारे मेन सम में रखेंगे। माय टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज हाउ मच 15,58,753। ऐसा करने से मेरे पास आ गया है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट दिस इज बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि आपने घर के बदले में एक नया घर ले लिया। आपको बोला, आपको प्रोविजन ऐसा है कि आप 2 साल के अंदर नया घर खरीदो, या तो फिर 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट करो, या तो फिर 1 साल पहले नया घर खरीदा है। तो इसके लिए आपने जो भी खर्चा किया दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, ओके। तो देखो आपको यहाँ सब में बोला गया है कि फॉर द सी हियर मिस्टर राज हैज इनकर्ड द आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स, जो भी उसका सेल प्रोसीड उसको मिला उसमें से उसने क्या किया, ही हैज परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 मार्च 2025। देखो आपने सोल्ड कब किया 15 मई 2024 को, ठीक है, और 15 मार्च 2025 को, मतलब बिफोर 2 इयर्स यू हैव बाय दी अनदर प्रॉपर्टी। तो नया जितना इन्वेस्टमेंट आप नए घर में करते हो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो सी आपको कैपिटल गेन हुआ कितना है 63,49,943। बट सी देखो आप मैंने यहाँ पे ये एग्जम्पशन की सब कंडीशन लिखी है कि अगर 54 का एग्जम्पशन आपको चाहिए तो असेसी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो मिस्टर रात तो इंडिविजुअल है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड, कैपिटल असेट मस्ट ट्रांसफर मस्ट बी लॉन्ग टर्म। तो हमने देखा कि भाई असेट तो आपने 14 साल रखी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ही है। तो दूसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और न्यू रेसिडेंशियल हाउस मस्ट बी परचेज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर के अंदर आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने तो क्या है 2 साल के अंदर नया घर खरीद लिया है, मतलब आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो सी कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो क्या आपने नए घर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो 55 लाख का आपने नया घर खरीदा है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो सी यू विल गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। हाउ मच 54, घर के बदले में घर खरीदते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडिविजुअल हो आप, तो यू आर एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। सो सी आपने 55 लाख का नया घर खरीदा है तो 55 लाख का सेक्शन 54 का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आफ्टर डिडक्टिंग दिस whatever amount you will get, this is the your final taxable capital gain. Final taxable capital gain is how much 8,49,943. This is your taxable capital gain, okay. और सी so this is your taxable capital gain, okay. तो एग्जम्पशन यहाँ दूसरी बार भी गिना है कि भाई आपको हमेशा कंपेयर करना है कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कि अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर कितना है 55 लाख। तो 55 लाख का आपने एग्जम्पशन क्लेम किया, ओके, एंड यू हैव गेट दिस मच, यू हैव गेट दिस इज द कैपिटल गेन।
अगर देखो यहाँ पे आपको बोला है कि भाई यू कैलकुलेट द टैक्स ऑल्सो, तो सी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें गिनना है। ये यहाँ बोला है कि यू ऑल्सो कैलकुलेट दी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है। कल ही हमने देखा था इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। ओके, यस्टरडे आई डिस्कस विथ यू टुडे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और 23 जुलाई से पहले बेची है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपने लिया है, तो व्हाट इज द टैक्स रेट? टैक्स रेट इज 20%। At the rate of 20% you are supposed to pay the tax। तो इसका 8 लाख, देखो इसका आपको कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20%, ऐसा करोगे तो वॉट एवर अमाउंट यू विल गेट, देखो क्या अमाउंट आता है, मल्टीप्लाई बाय 20%। 8,49,943 multiplied by 20%। Just a minute. 8,49,943 just 8,49,943 मल्टीप्लाई बाय 20, ये जो अमाउंट आया डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टैक्स। आपको 1,69,988 मतलब 90, 1,99,090, 16,990। This is the tax 16,990. This is the tax that you are supposed to pay on your capital gain. Understood all of you? Anyone has any doubt in this example? Hello? No, sir. Okay, so I hope that this example you have understood. This kind of small example can be asked for 7 to 8 marks in your unit 2. Okay. Now let us solve another example. Example number 2. So here one another example is given. Okay, so let us solve this example also. Sorry. Here is the example. Okay, Mr. Suresh is a residential individual. Mr. Suresh is a residential individual and is entered into following capital transaction during the previous year 24-25. Relevant assessment here is 25-26. Now what capital transaction he has incurred during the previous year? So here it is mentioned that he has purchased the non-agricultural land in Ahmedabad. देखो अर्बन एरिया में बाई किए हैं। अगर रूरल होता तो ये कैपिटल असेट ही नहीं, आपको सम गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अहमदाबाद बोला है मतलब अर्बन एरिया में उसने बाई किया है। कब? It was purchased on 10th June 2011 for rupees 12 lakh. He has incurred 3 lakh rupees on boundary wall in the year 15-16. तो उसने कैपिटल इंप्रूवमेंट का खर्चा किया। फिर उसने क्या किया? देखो, he has sold the plot as on 1st June 2014, sorry 2024। मतलब देखो यहाँ पे भी ये वाला उस आगे वाले सम जैसा ही है। उसने ये घर उसने 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इंडेक्सेशन मिलेगा। आपने बाय किया है 2011 में, सेल करते हो 1 जून 2024 में, 23 जुलाई 2024 से पहले। लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर आपने असेट को सोल्ड किया है प्रायर टू 23 जुलाई 2024 और परचेज भी उससे पहले किया है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। अगर एक घर आपने खरीदा था, ये एग्रीकल्चर लैंड वाज परचेज बाय यू फॉर रुपीज 1 करोड़, sorry 12 lakh, and you are selling it for rupees 1 crore 10 lakh. Brokerage and legal expenses is how much 3 lakh is incurred by you on the date of transfer. इतना उसने खर्चा किया। और देखो, on the date of transfer he was not owing any residential house property. Okay, उसके पास कोई घर नहीं था जिस दिन उसने ट्रांसफर किया। ऑन दैट डे ही वाज नॉट ओइंग एनी हाउस प्रॉपर्टी। अगर नया घर खरीदता है, देखो यहाँ असेट बेचता कौन सा है, नॉन एग्रीकल्चर असेट लैंड, और उसके सामने सपोज कोई नया घर खरीदता है, तो कल आपको मैंने जो पढ़ाया था सेक्शन 54F, वो वाला बेनिफिट 54F का उसको मिलेगा अगर नया घर खरीदता है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचते हो, सामने नया घर खरीदते हो, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, घर अपने असेट बेचिए, और उसके सामने कोई भी घर के अलावा की प्रॉपर्टी आपने बेची, यहाँ आप लैंड बेच रहे हो, और उसके सामने नया घर खरीदते हो, तो 54F का बेनिफिट मिलेगा। अभी खरीदा या नहीं खरीदा अभी देखते हैं आगे सब। इसने क्या किया, देखो जो पैसा आया उसमें से उसने क्या, ही हैज इन्वेस्टेड रुपीज 15 लाख 50 ऑन 30th September 50 lakh on 30th September 2024 in REC capital gain bonds। देखो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो बॉन्ड्स है, वो कल मैंने पढ़ाया था REC के बॉन्ड। ओके, yesterday I have discussed with you that if you buy the bonds of REC, you are eligible to claim the exemption under section 54F, okay 54 EC, sorry, you are eligible to claim the exemption under section 54 EC। देखो यहाँ हमने पढ़ा था सेक्शन 54 EC, उसने REC के बॉन्ड बाय किए हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उसने बॉन्ड खरीदे। ओके, eligible for exemption under section 54 BC, and he has also decided to construct a residential house in Vadodara and actually spent rupees 30 lakh on the construction। मतलब उसने एक नया घर भी खरीदा और उसने REC के बॉन्ड भी बाय किए। मतलब he is trying to take the benefit of two exemption। 54F वाला भी उसको चाहिए। 54F क्या है कि भाई आपने कोई भी कैपिटल असेट बेची है, एनी कैपिटल असेट यू हैव सोल्ड, ओके, इंडिविजुअल और HUF, और आप बाय क्या करते हो, एनी हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ओके, तो नई हाउस प्रॉपर्टी आप बाय करते हो। तो यहाँ उसने नया घर भी खरीद लिया, और देखो वो 2 साल के अंदर ही बाय किया है। उसने बेचा था कब, he has sold on 1 जून 2024, और 31 जुलाई 2025 को, मतलब जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी, उससे पहले उसने कंस्ट्रक्शन कर दिया नया घर का। तो नया घर के कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेंड किया कितना, 30 लाख रुपया, और उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसा बचा था, तो उसने ये तारीख को, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले, व्हाट ही डिड, ही हैज डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। मतलब उसने उसको जो कैपिटल गेन हुआ उसमें से क्या किया उसने, एक तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड के उसने बॉन्ड बाय किए, उसने नया घर कंस्ट्रक्ट किया, उसके पीछे 30 लाख का खर्चा कर दिया, और बाकी का 20 लाख उसने बैंक में भी रख दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर द फर्दर कंस्ट्रक्शन। Intended to claim the exemption under section 54F in respect of the land, assume that all the condition of 54F like ownership of one house आपको बोला है, time limit in the property in India are satisfied during the previous year 24-25, compute the capital gain to further assessment year 25-26। अगर आपको ये सम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो यू कैन सी हियर, आपने 10 जून को असेट को बाय किया है, एंड यू आर सेलिंग ऑन 1 जून 2024। मतलब 2011 में बाय किया था, 24 में सेल करते हो, 2 साल से ज्यादा का पीरियड है, असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट।
देखो ये ट्रांजेक्शन 23 जुलाई से पहले का है और आपने असेट को बाय भी पहले किया 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई 2024 से पहले, और सेल भी 23 जुलाई 2024 से पहले किया, मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल। तो सी what we will do, we will start the example with the full value of consideration। आपने घर कितने में बेचा, तो here it is given, it is sold for 1 crore 10 lakh, but that will be by full value of consideration, so we have taken the full value of consideration। ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर अगर आपने किया तो यहाँ पे बोला है ब्रोकरेज का आपने खर्चा किया, इनकर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रोकरेज फॉर ₹3 लाख। तो ये 1,10,00,000 में से मैंने ये 3 लाख रुपया एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर दैट वी विल डिडक्ट, तो मुझे मिलेगा नेट कंसिडरेशन। तो वी हैव फाइंड आउट द नेट कंसिडरेशन। ठीक है, नाउ नेट कंसिडरेशन आपने लिया। नाउ सी आपने दो खर्चे और भी किए हैं, कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए भी खर्चा किया और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी खर्चा किया, और दोनों में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा because asset was purchased as well as sold before 23rd July 2024 और asset land है, you are eligible to claim the benefit of indexation। देखो आपने एक्वायर कब किया था, asset was acquired on 10 June 2011, मतलब ये कौन सा प्रीवियस हुआ, प्रीवियस 2011-12, तो हमें 11-12 का CII देखना है और हमें 24-25 का प्रीवियस ईयर 23-24 का सॉरी 24-25 का प्रीवियस ईयर 24-25 का CII देखना है। तो देखो हम यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखते हैं, एक्विजिशन देखते हैं, कि आपने एक्वायर किया 10 जून को, ठीक है, और उसका ईयर ऑफ एक्विजिशन कौन सा, 10 जून मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में आता है, 11-12 वाले प्रीवियस ईयर में आता है। उसके लिए आपने खर्चा कितना किया है, आपने घर कितने में खरीदा था, यहाँ बोला है कि यो बाई फॉर ₹12 लाख, तो सी 12 लाख का आपने खर्चा किया है। देखो 11-12 वाला जो ईयर है उसकी CII कितनी है, तो आपने आपको एग्जाम में दिया होगा, डोंट वरी ये सब में नहीं दिया, लेकिन देखो 11-12 वाले ईयर की हम यहाँ देखें तो 11-12 की CII है 184, तो we will take 184। year of transfer की CII हमें पता है it is 363.24। ओके, तो ये हुआ, तो हमने ये फॉर्मूला में रखा कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, सो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 184 किया, तो वी गेट दिस फिगर। ओके, राउंड अप कर दिया है, ये मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसको यहां से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमने लिस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है डिफरेंस, तो लिख सकते हो डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लिस्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने किया है, कितना किया है, तो इट इज टोल्ड यू दैट उसने बाउंड्री वॉल बनाने के लिए 3 लाख का खर्चा किया था, कौन से साल में, 15-16 में। तो 15-16 का ईयर लेके हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फाइंड करेंगे। देखो नेचर ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, बाउंड्री वॉल उसने किया है, कौन से ईयर में किया है, तो 15-16 में। 15-16 में कितना खर्चा किया उसने, 3 लाख, तो 3 लाख खर्चा हमने ले लिया। सो CII ऑफ दी 15-16 कितना है, 254, यू कैन सी है 15-16 का 254 है, तो 254 हमने CII उसका लिया, और करंट ईयर का CII 363 है, फॉर्मूला में रखा, यू फाइंड आउट दिस फिगर। ओके, सो टोटल देखो कॉस्ट कितना हुआ, 4,28,740 और ये 23 लाख ये हुआ, टोटल मतलब यहाँ पे दोनों का टोटल लिखा है 27 लाख, मतलब ये 4 लाख यहाँ लिखेंगे, 4,28,740 दैट वी हैव रिटन हियर। ओके, तो दैट वी हैव रिटन हियर, ये हमने लिख दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों का टोटल यहाँ दिखाया गया, कुछ नया नहीं है। 27,96,000 कहाँ से आए, दिस इज द टोटल ऑफ दिस प्लस दिस, तो यही हमने लिखा है 27,96,000 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी हमने ये नेट कंसिडरेशन में से ये दोनों लेस किया, फाइनली व्हाट एवर फिगर आई विल गेट दैट इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। नाउ
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे से कितना एग्जम्पशन मिलेगा, that exemptions we are supposed to calculate, that how much exemptions are available। देखो आपने क्या क्या किया है कि आपने एक नया घर खरीद लिया, ठीक है, सॉरी एक नया घर, एक तो पहले आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड के बॉन्ड बाय किए 55 लाख के। देखो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड के आपने बॉन्ड बाय किए, लेकिन यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर देयर इज अ लिमिट। 54 ऐप में आप देखोगे, 54 EC में, सॉरी 54 EC में, here there is a limit that how much maximum exemption you can get। You can get the exemption up to rupees 50 lakh up to। तो भले आपने 55 लाख का आपने बाय किया है, पर आपको एग्जाम्पशन मतलब आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो लैंड थी उसको बेचा और उसमें से आपने क्या बाय किया, योर बाय दी बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड। आपने कितने के बाय किए, यहाँ पे सम पे बोला है कि योर बाय फॉर रुपीज 55 लाख। 55 लाख का नहीं एग्जाम्पशन मिलेगा, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट इज हाउ मच, इट इज 50 लाख। ओके, देखो 54 EC का अगर हम एग्जाम्पशन कैलकुलेट करते हैं तो सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा एग्जाम्पशन से पहले ये है, ये यहाँ सिर्फ वर्किंग के लिए दिखा है। अमाउंट इन्वेस्टेड इज हाउ मच, सी यू हैव नॉट इन्वेस्टेड 50 लाख बट यू हैव इन्वेस्टेड 55 लाख। लेकिन स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 50 लाख। आपको कितने का एग्जाम्पशन मिलेगा, यू कैन गेट द एग्जाम्पशन ऑफ रुपीज 50 लाख। भले आपने इन्वेस्ट किया है 55 लाख, बट यू कैन गेट द एग्जाम्पशन ओनली अप टू रुपीज 50 लाख। तो आपको 54 EC में मतलब जो बॉन्ड खरीदे हैं, देखो आपको कैपिटल गेन तो हुआ है 79 लाख। ओके, उसमें से आपने 55 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको 54 EC का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, यू कैन गेट द एग्जाम्पशन अप टू रुपीज 50 लाख ओनली। ये तो मिल गया। देखो फिर भी आप अभी कैपिटल गेन आपका बच रहा है, आपके पास 79 लाख का था, 50 लाख अपने का एग्जाम्पशन लोगे तो भी कुछ आप देख सकते हो, यू कैन गेट अराउंड कैपिटल गेन ऑफ 29 लाख। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। Yes, अभी भी sir. 29 लाख जितना उसका कैपिटल गेन बचेगा। तो उसने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया, एक नया घर खरीदा, नया घर उसने कंस्ट्रक्ट करना चालू किया। लेकिन ये नया घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो कौन से सेक्शन में आता है, कोई भी कैपिटल असेट बेचते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट घर के अलावा और नया घर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, यू कैन गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। ओके, तो 54F का आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है। देखो 54F में पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलता, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलता है। यू कैन सी द फॉर्मूला आल्सो हियर गिवन 54F में, हाउ मच एग्जम्पशन यू कैन गेट अंडर सेक्शन 54F। कल भी मैंने आपको ये सम करवाया था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला इज देयर, हाउ मच एग्जम्पशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट और अमाउंट डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे नेट कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। नेट कंसीडरेशन हमने कैलकुलेट कर ही रखा है कि भाई 1,10,00,000 में असेट मैंने बेची थी, 3 लाख का खर्चा किया, तो मैं नेट कंसीडरेशन इज हाउ मच, 1,07,00,000। तो हमने नेट कंसीडरेशन लिया, ठीक है। अभी उसमें से देखो पूरा 1,07,00,000 नहीं लेना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपने ऑलरेडी 54 EC का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया है, वो अमाउंट यहां से लेस कर देगा, ठीक है। तो नेट कंसीडरेशन आप 1,07,00,000 नहीं लोगे, क्योंकि 1,07,00,000 में से 55 लाख तो आपने कहाँ डाल दिए, बॉन्ड में डाल दिए, तो वो नेट कंसीडरेशन का पोर्शन उतना निकाल देंगे। तो देखो नेट कंसीडरेशन तो लेस द पोर्शन ऑफ 54 EC में जो आपका एग्जाम्पशन आपने क्लेम किया वो आपने लेस कर दिया, तो बाकी फाइनल नेट कंसीडरेशन मेरे पास कितना बचा, 57 लाख। तो 57 लाख इज माय नेट कंसीडरेशन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड इन, मतलब अगर अपने नई असेट बाय की या तो फिर जो डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, दोनों का टोटल ले डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो मैंने क्या किया है कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए 30 लाख रुपया स्पेंड किया है और
कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्कीम में मैंने 20 लाख डाला है, टोटल मैंने कितना डाला है 50 लाख रुपए, और मेरा रिमेनिंग कैपिटल गेन कितना है, देखो रिमेनिंग कैपिटल गेन 29 लाख कहां से आया, ये फिगर है कि मेरे को 79 लाख का कैपिटल गेन हो रहा था, उसमें से मैंने ऑलरेडी 54 इसी का तो एग्जम्पशन ले लिया है, तो दिस फिगर माइनस 50 लाख दैट इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक द एग्जम्पशन। सो मुझे इस पे एग्जम्पशन मिलेगा, इसका प्रपोजल देखो, ये मेरा कैपिटल गेन हुआ, ये मेरा नेट कंसिडरेशन हुआ, ओके, और अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ 50 लाख। तो देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 54 ईसी का एग्जम्पशन देने के बाद कितना बचता है कि 29,03,869। तो ये कैपिटल गेन मैंने ये लिया। व्हाट इज द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस, કે 30 લાખ રૂપિયા નવા ઘરમાં બનાયા છે અને બીજા 20 લાખ રૂપિયા મેં कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में नाखा था, तो ये 50 लाख रुपया, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा नेट कंसिडरेशन, इसमें से 50 लाख का मैंने तो एग्जम्पशन क्लेम किया है वो लेस करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मेरे पास बचा हुआ अमाउंट कितना है 57 लाख, तो 57 लाख से डिवाइड करूंगा। ऐसा करने से मेरे पास ये फिगर आई 25,47,254, ओके, तो राउंडेड ऑफ हम करते हैं 25,47,254 की जगह हम करेंगे 60, ठीक है, ये मेरी राउंडेड फिगर है। तो ये राउंडेड फिगर का मुझे 54 एफ का एग्जम्पशन मिलेगा, ओके, तो 54 एफ का मुझे एग्जम्पशन मिलेगा इतना, ठीक है, नहीं नहीं ये राउंड अप गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये यहाँ राउंड अप इसीलिए लिखा है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट में फिगर आता होगा, तो राउंड अप तो आपको लास्ट में क्या टैक्स के टाइम पे ही करना है, तो यहाँ 54 बराबर है, यहाँ कुछ पॉइंट में फिगर आती होगी इसीलिए रहा, तो ये जो फिगर आती है यही फिगर हम लेस करेंगे, ओके, पर पॉइंट में आई हो तो राउंड अप कर ही सको, बट नॉट अप टू 30 रुपये 60 रुपीज, वो तो टैक्स के केस में करते हैं। अब 5 रुपए का जो राउंड अप करते हैं आपको नियर 10 लाते हैं, वो तो टैक्स के केस में करते हैं, यहाँ नहीं। देखो तो 54 एफ का आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, ये व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन, योर लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन इज दिस, ओके, अभी इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, सॉरी, टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी हाउ मच। ये जो मेरा टैक्स बचा है, जो बचा है ये गेन इतना बचा है मेरे, मैंने 79 लाख નો ગેઇન થયો તો માંથી 50 લાખ નું 54 ઈસી નું ડિડક્શન લીધું, ઓકે, અને 25 લાખ નું 54 એફ નું એક્ઝમ્પશન લીધું। હવે મારી પાસે 3 લાખ રૂપિયા બચે છે જેના પર મારે ટેક્સ પે કરવાનો થાય, તો that tax that I have to pay, તો ये 3,56,650 3,56,615 इसका 20%, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्सेशन का आपने बेनिफिट लिया है, तो इसका 20% के रेट से टैक्स लगेगा, योर टैक्स लायबिलिटी विल बी 7,323 71,323, ओके, इसको आप राउंड अप कर सकते हो, तो ये 71,330, ओके, सो दिस इज योर ये राउंड अप फिगर है, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपिटल गेन, और ये सम आई होप दैट यू ऑल हैव
understood this example and no one has a doubt in this example? हेलो, समझ में आपको ये सब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now let us solve one another example. एग्जाम्पल देखो, ये जो एग्जाम्पल है ऐसा 10 मार्क में आ सकता है। अगर 2 एग्जाम्पल पूछे तो ऐसा एग्जाम्पल आपको 10 मार्क में आ सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है तो 7-8 मार्क में आ सकता है। और 3, now there is one another example, a very small example. Okay, देखो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, म्यूट योरसेल्फ। Okay, so now there is one another example, example number 3 of capital gain. देखो कैपिटल गेन अगर आप लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर बेचते हो तो वो केस में क्या होगा, इसका एक कैपिटल गेन का एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया मैंने कि मिस्टर सुरेश इज अ रेसिडेंट इन डिवीजन and he has transferred, he and has following share transaction during the previous year 24-25 relevant to the previous year assessment, relevant to the assessment 25-26। ठीक है, देखो उसने क्या किया, he has purchased the listed company equity share as on 1st April 2020। अब 2020 में उसने शेयर खरीदे थे लिस्टेड कंपनी के फॉर ₹4 लाख थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद उसको सोल्ड करता है 15 नवंबर 2024, मतलब 30 जुलाई 2024 के बाद के। देखो यहां पे उसने 23 जुलाई 2024 के बाद शेयर्स बेचे। एज्यूमिंग दैट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर इज टैक्सेबल एट 12.5%। देखो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, आपको एग्जाम में ऐसा रेट बेट नहीं दिया होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 12.5% रेट लगेगा। Assuming that the long-term capital gain on listed equity share is 12.5%, an amount of such gain is exceeding 1,25,000। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। And no indexation benefit is available, ये भी आपके नॉलेज के लिए लिखा है, ये इतना लाइन आपको नहीं दिया होगा। ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है, तो वो नहीं लिखा होगा, ठीक है। एंड सी ही हैज परचेज, देखो ये एक ट्रांजैक्शन किया उसने, और दूसरा भी ट्रांजैक्शन बोला है कि he has purchased the equity shares as on 1st September 2024 for ₹3 lakh and sold on 1st February 2025 for ₹4,20,000 to the recognized stock exchange and STT paid on the both purchase and sales. Gain on these shares is a short-term capital gain and taxable at the rate of 20%। देखो ये भी आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आएगा। ओके, now what is asked to you that it is asked to you that see you compute the long term capital gain on shares of X Limited, the portion chargeable to tax, compute the long term capital gain on the shares of X Limited and portion of chargeable tax based on the given rules and the tax thereon। okay, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पे लगने वाला टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको साथ में ऐसा भी बोला है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी गिनो और उस पे लगने वाला टैक्स कैलकुलेट करो एंड प्रिपेयर द समरी। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये पूछा गया। देखो आप पहले समझो, ये जो असेट तो कौन सी है, शेयर्स, ठीक है। अब शेयर्स है, आपने बाय कब किए थे, 2020 में लिस्टेड कंपनी के शेयर 2020 में बाय किए। अब सेल कब कर रहे हो, 2024 में। अभी देखो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, दैट वी कैन डिसाइड on how much period it is, 1 year period that you all know that I have teach you very well। let's see, देखो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, उसके लिए 22 जुलाई कोई मैटर नहीं करता। 1 ईयर रखा है तो लॉन्ग, 1 ईयर से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म, उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म। तो लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर है तो 1 साल से ज्यादा रखा है तो कैपिटल गेन तो आपको जो होने वाला है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा।
ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म है तो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, सर इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो देखो मैंने आपको इंडेक्सेशन के लिए पढ़ाया हुआ है कि अगर एनी अदर असेट, मतलब लैंड और बिल्डिंग के अलावा की कोई भी असेट हो, एनी अदर, तो शेयर्स तो क्या आते हैं, एनी अदर असेट में आते हैं। तो मैं डेट ऑफ परचेस देखना ही नहीं है, डेट ऑफ सेल सिर्फ देखना है। और इफ द डेट ऑफ सेल is after 23rd July 2024, indexation is not applicable, and see, you are liable to pay the tax at the rate 12.5%. तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ आपने देखो बेचा है 15 नवंबर 2024 को, तब 23 जुलाई 2024 के बाद आपने देख सेल किया है, तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स कौन से रेट से लगेगा, 12.5%। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी कंपनी के जो शेयर्स उसने बाय किए वो 1 सितंबर 2024 को रखा। अभी 1 सितंबर 2025 तक अगर वो होल्ड करता है तो उसके बाद लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो उसने सोल्ड कब कर दिया, 1 फरवरी 2025, मतलब 1 साल से कम पीरियड में सोल्ड कर दिया। मतलब ये असेट कैसी हो गई, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ तो इंडेक्सेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। पर ये जो होता है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के बारे में कल बताया था कि अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है 1 ईयर से लेस पीरियड आपने होल्ड करके सोल्ड किया तो 111A एप्लीकेबल होगा। और देखो 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है, तो इन दैट केस व्हाट इज द टैक्स रेट, टैक्स रेट विल बी 20%। तो यहाँ आपने बेचा कौन सी डेट को, 1 फरवरी 2025 से, 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने बेचा है तो यहाँ टैक्स रेट विल बी 20%। तो यू आर सपोज टू कैलकुलेट, वेरी सिंपल कैलकुलेशन इज देयर। तो देखो यह इंडेक्सेशन कुछ लगने वाला नहीं है। आपने यह असेट खरीदी थी कितने में और बेची कितने में, देखो यहाँ 4 लाख में बाय किया था और यू आर सेलिंग इट फॉर ₹12 लाख। तो सी सेल कंसिडरेशन इज दिस, आपको कोई खर्चा नहीं दिया है। अगर खर्चा दिया है ब्रोकरेज तो ये लेस कर दो, नहीं दिया है तो दैट इज ओके। तो सेल कंसिडरेशन हमने ये लिया, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने लेस किया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 8 लाख, दैट इज माय कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन कौन से रेट से टैक्सेबल होने वाला है, 12.5%। देखो देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे आपको बताया था, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर है, तो और उस पर आपने एसटीटी पे किया है, तो सेक्शन 112A इज एप्लीकेबल। और उसमें कितना एग्जम्पशन आपको मिलता है, 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर आपको कैपिटल गेन तो 8 लाख का हुआ है, लेकिन आपको एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 111A 1,25,000। तो व्हाट इज योर टैक्सेबल कैपिटल गेन, 6,75,000 इज योर टैक्सेबल कैपिटल गेन। और वो कौन से रेट से टैक्सेबल होने वाला है, तो सी 12.5% के रेट से टैक्सेबल होने वाला है। तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर सेस, सेस हमने कैपिटल गेन ही पूछा है, सेस नहीं पूछा है आपको। तो इसका 12.5% एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स। नाउ लेट अस कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो ये दूसरी एसेट आपने बेची है, 3 लाख में बाय की, 4,20,000 में बेची। और 4,20,000 इज द कंसिडरेशन, 3 लाख इज योर परचेज प्राइस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और देखो 23 जुलाई के बाद का ट्रांजेक्शन है, और 20% के रेट से टैक्सेबल होगा, इसमें कोई एग्जम्पशन शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो यहाँ 1,20,000 हमने ये लिया, इसका 20% ये किया, तो ये 24,000 इज टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 84,000 का टैक्स आया, ठीक है, सॉरी, यस। So what is my total tax? My total tax is how much? 84,000 plus 24,000. So that is 1,08,375. अगर आप इस पे एजुकेशन सेस लगाते हो तो सी ये प्लस एजुकेशन सेस 4%, तो माय टोटल टैक्स लायबिलिटी इज हाउ मच, that is 1,12,710. So see, this is the tax liability including sales of this Mr. Suresh. So I hope that you have understood this example also. ठीक है? Anyone has any doubt in this example? No, sir. Okay.
So here I declared that our chapter capital gain is over. Okay, and unit 2 is also over. देखो यूनिट 2 में अदर सोर्सेस में मैंने वो पीछे कुछ छोटे छोटे सम G8 में करवाए थे, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले सम आपके मटेरियल में दिए हैं, वो सम हमें नहीं करने, भले मटेरियल में दिए हैं। ओके, लेकिन हमें अदर सोर्सेस में यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर छोटे छोटे सम्स मैंने एक क्लास में 8-10 सम करवाए थे। कौन से सेक्शन के मैं आपको बताता हूं। 10 सबसेक्शन 23 के जो सम्स करवाए थे वो सम्स हमें नहीं करने, वो सेक्शन ही पूरा निकाल दो तो आपको अदर सोर्सेस जो 1023C वाला जो एग्जम्पशन मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अदर सोर्सेस मैंने आपको बिफोर इंटरनल जितना करवाया वो करना है आपको, और कैपिटल गेन आपको मैंने करवाया वो करो, उतना करना है। ठीक है, अभी आप ऐसा मत सोचना कि 2 चैप्टर एक तो 2 में से एक ही करूंगा तो चलेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आएगा। ऊपर एक सम अदर सोर्सेस का होगा, उसके साथ छोटा सम कैपिटल गेन का होगा। नीचे भी ऐसा होगा कि यहाँ बड़ा सम कैपिटल गेन का, उसके साथ छोटा सम अदर सोर्सेस का। तो यू कैन नॉट लीव अ सिंगल चैप्टर इन अ ऑप्शन। तो ये कोई एक चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ना, दोनों चैप्टर करने हैं, अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर आपको चॉइस करनी है एग्जाम में, एक बड़ा सम अदर सोर्सेस का है, उसके साथ छोटा सम कैपिटल गेन का है, और में बड़ा सम कैपिटल गेन का है और छोटा सम अदर सोर्सेस का है, तो दोनों में से अगर चॉइस करनी है तो यू कैन सी अदर सोर्सेस का सम आप सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा शायद। अगर आपकी क्लैरिटी है यू कैन अटेंड एनीवन, लेकिन कैपिटल गेन का सम भले बड़ा है लेकिन छोटा ही है, कुछ इतना है नहीं उसमें। अगर कॉन्फिडेंस है तो कैपिटल गेन वाला सम प्लस उसके साथ अदर सोर्सेस का छोटा सम है वो अटेंड करने की कोशिश करना, तो यू कैन सेव द टाइम इन योर एग्जाम। ओके, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो, अदरवाइज चॉइस इज अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू attend that you can attend, but see one thing is sure, you cannot leave a chapter, any one chapter in an option, otherwise आपके 5 मार्क जाए। ठीक है, I have given the material of कैपिटल गेन, जो कुछ लोग मांग रहे थे मैंने दे दिया है जेरोक्स सेंटर पे। ओके, फिर ये एक सम था एडवांस टैक्स का जिसमें करेक्शन करने थे, वो भी दे दिया है आपको। अभी एक सम क्लबिंग का है जी, ऊपर वाले क्लास में तो मैंने नोटबुक में ही वो सम करवाया तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लबिंग का जो सम है एक क्लास में मैंने करवाया तो उसमें काफी सारे करेक्शन थे, तो करेक्शन वाली कॉपी में आपको कल दे दूंगा। ठीक है, आई होप दैट टुमारो यू डोंट हैव अ स्मिता मैडम क्लास, नहीं है ना कल? नहीं सर, ठीक ઓકે, नहीं है તો હવે सर। કાલે આપણે જે લાસ્ટ યુનિટની થિયરી છે એ કરવાની। ओके, तो लास्ट यूनिट की थ्योरी हम कल करेंगे, तो कल दोनों टाइम हमें मिलना पड़ेगा। तो सी अगर रिटर्न और असेसमेंट, ये थ्योरी ऐसी है, एक है रिटर्न और एक है असेसमेंट, दो छोटे छोटे पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखो रिटर्न का पूरा मटेरियल मैंने आपको क्लास में दिया हुआ है, तो यही बुक का है। रिटर्न और असेसमेंट का मटेरियल जो आपको ये इंटरेस्ट वाला जो मटेरियल दिया, तो इंटरेस्ट और कैपिटल एडवांस टैक्स का मटेरियल दिया, उसके साथ ही मैंने रिटर्न और असेसमेंट का मटेरियल भी दे दिया, रिटर्न का दिया। जहां तक असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट मटेरियल एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी मटेरियल yet I have not given to you, बट वो जेरोक्स सेंटर वाले ने वो दोनों मटेरियल रख दिए और उसमें से ही मुझे भी पढ़ाना। तो
वो रिटर्न और असेसमेंट वाला जो चैप्टर है वो मटेरियल आई होप दैट अगर आपने जेरोक्स सेंटर से बाय किया तो पूरा बंच लिया, उसके अंदर वो आ ही जाता है। उसके अंदर इसमें से 2 पॉइंट करने, इनकम टैक्स अथॉरिटी और असेसमेंट। और जहां तक रिटर्न की बात करें तो वो एडवांस टैक्स का मटेरियल दिया है, उसके साथ ही रिटर्न का मटेरियल है। तो टुमारो इन द मॉर्निंग we will discuss return and income tax authorities कल सुबह में। Tomorrow around 9:15 to 9:30 I will start the lecture. We will have a 2-hour lecture in the morning, and in the evening 6 to 8 in that we will discuss the assessment, and we will also discuss the paper style and all. So tomorrow evening will be the last lecture. So कल हमारा last day होगा, morning or evening. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So I have stopped the